नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज। शुरुआत करेंगे बिलारी से। बिलारी में 3 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए 50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। बिलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला कमाल में बीती रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों को इसकी जानकारी सुबह के समय हुई। खास बात ये रही कि घरों में सो रहे परिजनों को घटना की जरा सी भी भनक तक नहीं लगी। ग्राम नगला कमाल निवासी चौधरी नरेंद्र सिंह बिलारी गन्ना समिति के डायरेक्टर हैं और गांव के संपन्न किसान भी हैं। उन्हीं के घर से सटे हुए उनके भाई विजयपाल सिंह का भी मकान है और उनसे कुछ ही दूरी पर चौधरी हरज्ञान सिंह का मकान है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात चौधरी नरेंद्र सिंह अपने घर की छत पर सो रहे थे और बेटा कपिल और उनकी पत्नी आंगन में। बताया जा रहा है कि रात में किसी वक्त अज्ञात चोर उनके घर में घुस आए और अलमारी के लॉकर को तोड़कर उसमें रखे 25 चांदी के सिक्के, 4 सोने की चेन, 7 अंगूठी समेत लाखों रुपए का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। तो वहीं उनके बराबर में चौधरी विजय सिंह के यहाँ से भी नगद 1 लाख के अलावा सोने की चेनें, अंगूठियां, पाजेब, हीरे की अंगूठी आदि भी चोर लेकर फरार हो गए। इसके अलावा चौधरी हरज्ञान सिंह के यहाँ से 70 चांदी के सिक्के, 350 किलोग्राम चांदी, 2 लाख रुपए नगद, सोने के मंगलसूत्र, हार, ब्रेसलेट, झाले, लौंग, टॉप्स आदि भी चोर चुरा कर ले गए। देखने वाली बात यह है कि चोर दीवार कूदकर अंदर घुसे और 1 घंटे तक चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे, मगर किसी भी घर के व्यक्ति को इस बात की भनक तक नहीं लगी और ना ही किसी की आंख खुली। यहाँ तक कि पालतू कुत्ते भी नहीं भौंके। सूचना पर कोतवाली बिलारी के एसएसआई विजेंद्र कुमार राणा मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। तो वहीं एसएसपी लव कुमार के आदेश पर एसपी देहात घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। बेड में थोड़ा है, बेड सब तो पहले हैं। घर कोई था नहीं क्या? रात था नहीं है, ऊपर सो रहा है। ऊपर सो रहा है, हां घर में ऊपर ही सो रहा है। नहीं इसका ताला चाबी लगेगी, चाबी लगेगी। ये बंद है, ये बंद मिला हुआ है ना ऊपर का। बिलारी रात हम छत पर सो रहे थे। करीब रात में किसी टाइम आकर घर में चोरी हुई, जिसमें सोने की चीज़ें करीब 3.5-4 लाख के करीब सोने की चीज़ें गई। कितने घरों में हुई चोरी? 3 घरों में चोरी हुई है। बड़े भाई साहब विजय सिंह के, एक हरज्ञान सिंह के, तो उनके सबके अलग अलग हुई। करीब 4 लाख के करीब तो मेरे यहीं हुई है, नरेंद्र सिंह के, और इनके यहाँ 3.5 लाख विजय सिंह के कैश गया नगर, और सोने की चीज़ें सब इनके यहाँ से भी गई हैं। हरज्ञान सिंह है, उनके यहाँ से सोने की चीज़ वो कैश गया है। मतलब इन्होंने 50-60 लाख रुपए तीनों घरों से ये चोरी करके ले गए और सब सोते रहे, किसी पता नहीं चला क्या चीज़ उन्होंने कुछ छिड़की, क्या हुआ। कुत्ते थे, कुत्ते बिल्कुल नहीं बोले, वो अब भी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, अब भी शांत पड़े हैं। ना तो दिन भर जो कोई भी आदमी दिन में भी आता है तभी भौं भौं करते हैं ये, लेकिन पता नहीं चला है। सुबह जब जागे हैं जब पता चला। रात किस समय घटना लग रही है? रात ये निश्चित तो नहीं कहते, लेकिन 12-1 बजे के टाइम ही उसी बीच हुई है। 12-1 बजे की पहली नींद पे जो उन्होंने कर दिया काम। और इससे डाउट ये होता है कि ये आदमी काफ़ी संख्या में रहे होंगे, ये डकैती के पर्पज से आए होंगे। वैसे इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए अगर जग जाते हत्या लोग होंगे, जग जाते तो भाई दोनों तरफ वारदात होती, तो पूरे प्लान से आएंगे डकैती हिसाब से। कुछ लग रहा कैसे घुसे हैं घर में, कुछ पता लगा? ये फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है दीवार से चढ़े बाहर से, गेट के बराबर से, उसमें निशान भी है दीवार में। एक आदमी पहले ऊपर चढ़ गया होगा, उसने और खींच लिया होंगे। तो सब छतों से आए, मतलब तीनों के दीवार से चढ़े और छत पे चढ़ के जब उन्होंने ऊपर से वारदात आए जीने से वारदात जब उन्होंने की। कुल मिला के कितने की तीनों घरों में हुई? तीनों घरों में तो करीब 50 लाख से ऊपर, 50 के आसपास। गौवंशीय पशुओं की तस्करी रोकने के लिए हिंदू संगठनों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि जब से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से प्रदेश में तुष्टीकरण
की कार्यवाही चल रही है, चाहे वो 84 कोसी यात्रा को लेकर हो, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर, चाहे कांट का प्रकरण हो या कोई अन्य बात। इसके अलावा चाहे गौवध को लेकर ही कोई बात हो जाए, ऐसी ही एक ताज़ा घटना सामने आई है जिसे शामली शहर में 4-5 लोगों द्वारा गौ तस्करी का काम किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए शामली के जिला संयोजक बजरंग दल विवेक प्रेमी ने योजना बनाई तथा योजना के तहत गौ तस्करी को पकड़ा, जिसमें आक्रोशित बजरंग दल कार्यकर्ताओं से आरोपी युवक की हल्की झड़प भी हुई, जिसमें पुलिस ने तुष्टीकरण की कार्यवाही के तहत आरोपी युवकों को रिहा कर दिया और विवेक प्रेमी को धारा 307 के तहत केस दर्ज करके जेल भेज दिया, जिसमें उसके चाचा को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से तो ऐसा मालूम होता है कि अब हिंदू हित में काम करते रहने वालों का समय निकल चुका है। घर वालों के विषय में भी अब उनको सोचना पड़ेगा। प्रदेश सरकार द्वारा हिंदू रक्षकों का दमन किया जा रहा है, इसलिए निवेदन है कि उनकी मांगें पूरी की जाएं, जिनमें मुख्य रूप से बजरंग दल के जिला संयोजन शामली विवेक प्रेमी पर धारा 307 हटाई जाए, अगर जरूरी हो तो हल्की धाराओं में चालान कर दिया जाए, विवेक प्रेमी के चाचा को तत्काल रिहा किया जाए तथा गौ तस्कर युवकों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए और उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए। बजरंग दल के साथ ही विश्व हिंदू परिषद आदि ने ये मांग भी की है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो आगे आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में विक्की प्रजापति, नरेंद्र कश्यप, वासुदेव शर्मा, डॉक्टर तिलक, मुकेश भारद्वाज, संजीव आहूजा, राकेश कुमार, अर्जुन सिंह, सोनू, अंशु कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, राहुल कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, ये बजरंग दल महानगर मुरादाबाद आज कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन सौंपा है। इसमें जो 2-3 दिन पहले प्रकरण हुआ था, जिसमें हमारा शामली का बजरंग दल महानगर संयोजक विवेक प्रेमी योजनाबद्ध तरीके से जो गौ तस्करी जो शामली में चल रही थी काफ़ी टाइम से, योजना बना के उसको पकड़ा, प्रशासन का सहयोग करा, पकड़ के प्रशासन को दिया। प्रशासन ने जो कसाई जिन पे 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए, उन्हें छोटी मोटी धाराओं में उनका चालान कर दिया गया। और विवेक प्रेमी जिसने पुलिस का सहयोग किया, बजरंग दल का महानगर संयोजक, उसको 307 के तहत आरोपी तय किया गया, जिसमें उसके चाचा को उठा के कल अरेस्ट करके जो है थाने ले आया गया। बजरंग दल ये मांग करता है कि हमारे संयोजक से 307 धारा हटाई जाए और जो आरोपी युवक हैं उन पे 302 के तहत और गौवंश को दयनीय से मारने के उसमें मुकदमा चलाया जाए। फैज़ अमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिताएं भी कराई गईं। कांट रोड हरथला रेलवे स्टेशन के पास फैज़ अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कन्या नहीं तो कुछ भी नहीं और क्यों, इस पर एक विचार गोष्ठी के साथ ही प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें समिति द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों में इसके प्रति अलग ही रुचि दिखाई दे रही थी। सभी बच्चों ने अपने विचार रखे तथा इस मामले पर अपनी सभी बातें भी खुलकर प्रस्तुत की। इस दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा भी बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों का स्वागत किया गया तथा कहा गया कि यही बच्चे आगे चलकर कन्या बचाओ अभियान में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। भाषण और अन्य प्रतियोगिताओं में सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इरम फातिमा, दूसरा मनोरमा तथा तीसरे स्थान पर फरहाना रहीं। इसके साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता में पहले स्थान पर अंजू रानी, दूसरे स्थान पर गुलजार फातिमा तथा तीसरे स्थान पर शिल्पी बिश्नोई रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आर वाजपेयी अध्यक्षता एडवोकेट सलीम अहमद ने की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव शोएब अख्तर तथा डीपी सिंह रहे। संचालन अमन शरीफ ने किया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष मजहर खान, उपाध्यक्ष अमन शरीफ, मीडिया प्रभारी सलमान सैफी, सचिव सरफराज मंसूरी, प्रबंधक मुजम्मिल, अनुज सैनी, नसीम फातिमा, महनाज
शगुन शर्मा, इमरान मलिक, मोहसिन, संगीता आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम अमन शरीफ। क्या कार्यक्रम चल रहा है ये? यहाँ पर फैज़ अहमद नाम की एक वेलफेयर सोसाइटी है, उसने आज एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया है जिसमें कन्या भ्रूण हत्या पर कुछ बातें हुई हैं, जिसमें काफ़ी सारे अधिकारीगण आए हैं। उसके साथ साथ हमने बच्चों के लिए 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, जिसमें एक मेहंदी की प्रतियोगिता थी जिसमें कुछ बच्चों को इनाम दिया गया जो लोग उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए। उसके अलावा हमने एक भाषण प्रतियोगिता रखी थी जिसका टॉपिक था कन्या नहीं, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके साथ साथ जो अधिकारीगण, जो हमारे अतिथिगण आए हुए थे, उन्होंने अपने अपने विचार। कांट रोड स्थित आईकैफ्ट इंस्टीट्यूट पर चल रही एक प्रदर्शनी का आयोजन तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर छात्राओं द्वारा तैयार किए गए कपड़ों की तारीफ की। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर आर्ट एंड फैशन डिज़ाइन में चल रही 5 दिवसीय प्रदर्शनी के तीसरे दिन भी इंस्टीट्यूट की छात्राओं सहित अनेक महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में छात्राओं द्वारा हस्त निर्मित सूट, लहंगे व डिज़ाइनर कपड़ों का प्रदर्शन किया गया तथा प्रदर्शनी में पहुंचने वाली महिलाओं को डिज़ाइनर सूट बनाने की नई नई तकनीकियों से रूबरू कराया गया। सेंटर हेड रति ने बताया कि 5 दिवसीय प्रदर्शनी में छात्राओं ने खूब मेहनत की है, जिसका फल भी अच्छा मिल रहा है। छात्राओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइनर सूटों की काफ़ी सराहना हो रही है और दूर दूर से महिलाएं प्रदर्शनी में आ रही हैं। प्रदर्शनी में सहयोग रति, पूनम, शिखा, सबा आदि का रहा। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell him like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियां, Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां। Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। She got the style in her. Not even smiling in her. She got the style in her. Come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging inside. क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहोगे, कैसी एग्जीबिशन चल रही है? हमारी एग्जीबिशन बहुत अच्छी चल रही है। ये तीन दिन हो गया है हमारी एग्जीबिशन को, और ये 30 तारीख तक थी, मगर जैसे भीड़ यहाँ पर आ रही है देखने के लिए, तो हम इसको आगे भी और बढ़ाने वाले हैं। ये बच्चों की एग्जीबिशन है, ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितने भी गारमेंट्स बने हैं वो सारे हमने यहाँ लगाए हैं, ताकि और लोग इसे देखने आएँ और फैशन डिज़ाइनिंग करना जो चाहते हैं वो मुरादाबाद में जो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हमारा फैशन जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी पुराना है और सबसे अच्छा करवाता है, और अब लेटेस्ट जो हमारा है वो कंप्यूटर का भी शुरू हो गया है, उसमें भी काफ़ी एडमिशन हो रहे हैं। वो उसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग हम सिखाएंगे, और बाकी हमारा ये फैशन डिज़ाइनिंग का स्टिचिंग का तो चल ही रहा है, जो बहुत आगे बढ़ने वाला है, उसमें और एडवांस भी सिखा रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक।
यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री ही 2 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचे, तो वहीं भाजपा के महानगर अध्यक्ष और मुरादाबाद के भाजपा सांसद इस कार्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं हुए। भाजपा का कार्यक्रम हो तो उसमें पार्टी के महानगर के साथ ही अन्य प्रकोष्ठों के मनमुटाव की बात सामने आ ही जाती है। इस कैंप के लिए महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता और मुरादाबाद के भाजपा सांसद सर्वेश सिंह को अध्यक्षता के लिए बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही नहीं आ पाए। इसकी वजह क्या रही ये तो कोई नहीं बता पाया, लेकिन आयोजक कार्यक्रम के अंत तक यही कहते रहे कि कुछ ही देर में सांसद जी और महानगर अध्यक्ष आने वाले हैं। अगर इस बात को गंभीरता से लिए जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बीच की कलह दिखाई दे जाती है, क्योंकि महानगर अध्यक्ष और सांसद चुनाव के बाद एक साथ बहुत ही कम मौकों पर आपस में टकराए हैं। यहां तक कि बहुत कम कार्यक्रमों में दोनों एक साथ नजर आ पाए। भारतीय जनता पार्टी और श्री बांके बिहारी ट्रस्ट की तरफ से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन तो किया गया, लेकिन इस दौरान कार्यक्रम के शुरू होने में हुई देरी से लोगों को सड़क पर ही बैठना पड़ा। इस दौरान लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और श्री बांके बिहारी फाउंडेशन द्वारा आयोजित मेडिकल चेकअप कैंप में सुबह से ही लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे, क्योंकि पूरे महानगर के साथ ही देहात क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इसका प्रचार किया गया था, लेकिन कार्यक्रम समय से शुरू नहीं हो सका। इस दौरान बाहर से आए सभी लोग सड़क पर ही बैठने को मजबूर हो गए। इस दौरान भीषण गर्मी में मरीज पानी तक के लिए तरस गए, उनके लिए इस बात की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि ऐसी गर्मी में बाहर से आने के बाद में सभी लोगों को पानी आदि की व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही श्री बांके बिहारी फाउंडेशन के लोग भी जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नजर नहीं आई। मरीज फुटपाथ पर बैठने को मजबूर हो गए, अंदर गए तब भी उन लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो सका। ऐसे में इस कैंप को लगाने का सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मकसद 2017 के आने वाले चुनाव में अपने प्रति लोगों को आकर्षित करना ही नजर आया। समाज सेवा इस कैंप में ना के बराबर ही दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी और श्री बांके बिहारी फाउंडेशन द्वारा रामगंगा बिहार के मिड टाउन क्लब में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन तो किया गया, जिसमें वहां पर उनके अनुमान से ज्यादा लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए पहुंच गए। श्री बांके बिहारी फाउंडेशन एवं बीजेपी मेडिकल सेल द्वारा रामगंगा बिहार स्थित मिड टाउन क्लब में एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह ने शिरकत की। मंत्री जी ने सबसे पहले तो डॉक्टरों की टीम का निरीक्षण किया, जहां पर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा था। इसके बाद वो सीधे हॉल में पहुंचे, जहां पर उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इसके बाद सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई और स्वागत गान भी हुआ। इस दौरान मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सभी से इस प्रकार के कार्यक्रम करने का आह्वान किया। इस समाज में, देश में चेकअप कराने में असमर्थ हैं, असहाय, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, और खासतौर से वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। गांव में कहते हैं ना, जो रोज कुआ खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस तरह के कैंप लगाते रहे, जिससे उनको अपनी बीमारियों का पता लगे, और बीमारियों का पता लगने के बाद उनका वो
इलाज करा सकें। निःशुल्क चिकित्सा शिविर रखा है। इसमें 9 डॉक्टरों की टीम अपना समस्त दवाइयाँ और जिनके नेत्र कमजोर हैं उनको चश्मा वितरण फ्री कर रही है और आगे भी ऐसे कार्य करती रहेगी। और इसमें आगे गरीब असहाय लड़कियों की शादियाँ और सामाजिक कार्य, चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए और इनके उत्थान के लिए सारा काम करती रहेगी। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर अनुराग बंसल, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर पराग अग्रवाल, डॉक्टर सिद्धार्थ भटनागर, डॉक्टर अनुभव भटनागर, डॉक्टर सुप्रीति भटनागर ने पूरे निष्ठा के साथ कार्य सहयोग किया और मरीजों का चेकअप किया। इस दौरान साहेब सिंह भटनागर, शैलेंद्र अग्रवाल, तरंग गर्ग, शैलेश भटनागर, अनुपम भटनागर, रानू भटनागर, अमित भटनागर आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा और श्री बांके बिहारी फाउंडेशन के द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि जब वो लोग दवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनके साथ अभद्रता की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और श्री बांके बिहारी जी फाउंडेशन द्वारा रामगंगा विहार स्थित मिड टाउन होटल में मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस चेकअप कैंप के प्रचार के कारण इतने लोग वहां इकट्ठा हो गए जिन्हें भाजपा एवं बांके बिहारी फाउंडेशन को संभालना मुश्किल हो गया। ऐसे में होटल के गार्ड तक उनसे अभद्रता करने पर उतर आए, जिसको लेकर मरीजों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि दवाइयां देने के बजाय अब लोग धक्का मुक्की पर उतर आए हैं और सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। हैं क्या नाम है, जो उनसे भी मरज हो सब मरज के लिए बताया। आप क्या कर रहे हैं? अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर तो कुछ भी ना भैया रहे हैं। वो क्या कर रहा है? तो आप लोग दवाई ले रहे हो? जा रहे हो? जा रहे हैं, जब न मिली दवाई चीजें हो रही है तो वो क्या कर रहा है फिर आप? रतनपुर से रतनपुर क्या मामला है? मामला क्या है? क्या दवा लेना आए थे 6 बजे से, टाइम आ गया, कोई हिसाब है इनका? क्या कह रहे हैं ये मना कर रहा है, नहीं दे रहे दवाई। अरे जो और तो बैठे हो धक्का दे के बाहर में ला रहा है। हॉल में बैठे थे उसमें से भी निकाल दिया। लाइटें सब बंद कर दी इन्होंने, मतलब बाहर निकलो, सबको भगा दिया इन्होंने एक साथ। ना चाय का, ना भूख, ना रोटी का, काय के दवाई किसकी मिली ना? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा कहा गया है कि नरेंद्र मोदी एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं। अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस 1 साल में 36 मेगा कैंप और कुल 56 कैंप पूरे देश में विकलांगों के लिए कराए हैं और उसमें लगभग 2.5 लाख लोगों को उन कैंपों के माध्यम से उनकी सहायता की गई है। हमारा विभाग निःशक्तों को, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी के नौजवानों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, उनको छात्रवृत्ति देने का काम भी करता है, उनको पढ़ने के लिए कर्जा देने का भी काम करता है। ये सारा काम हमारा विभाग, और अभी हमारे विभाग 2022 तक 25 लाख नौजवानों को, उनको जो अभी स्किल इंडिया करके आया है, कौशल विकास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नया मंत्रालय बनाया है, उन्हें उनको स्किल डेवलपमेंट के कॉलेज में पढ़ा उनके हाथों में हुनर देकर उनको रोजगार दिलाने का ये काम हमारा मंत्रालय आगामी वर्षों में करने वाला है। जो स्वार्थवश इस तरह के निराधार आरोप सरकार पर लगाते हैं, उन पर कहने के लिए कोई नहीं है। ये देश अच्छी तरह जानता है कि हमसे पहली सरकार कमीशन मोड में थी और आदरणीय मोदी जी की सरकार मिशन मोड में घोटाले भ्रष्टाचार होते थे। सुषमा देखिए, घोटाला भ्रष्टाचार अलग चीज़ है, उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। एक मानवता के नाते किसी की मदद कर देनी, ये कोई मैं समझता हूँ
कोई बुरी बात नहीं है। ये उनकी तरह घोटाला करने वाला काम नहीं है, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बेमतलब के सवाल वो खड़े करते रहते हैं। सुषमा स्वराज जी वाला अगर मानवता की बात कर रहे हैं तो वो कहीं समझ में आती है, लेकिन वसुंधरा राजे के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं, उनके बेटे की कंपनी में ललित मोदी ने इन्वेस्ट किया है, 2 बार वो लंदन गई है, गवाही उन्होंने वहाँ दी है, तो उसे आपके नहीं मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वसुंधरा जी पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है, और कांग्रेस के पास इस बार मुद्दे कुछ नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि सरकार ने एक साल में मजबूत बुनियाद इस देश के विकास के लिए रखी है, इस पर आने वाले 5 सालों में एक भव्य महल विकसित राष्ट्र का निर्माण मोदी जी की सरकार ने करना है। इसलिए लोग हैं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पार्टी एक दिशा में काम करती है, सब एक मन के लोग हैं, एक दिशा में काम करने वाले लोग हैं, सब पार्टी के लोग एक विचार से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तोमत जेल जा सकते हैं अगर किसी मामले में, सरकार के फर्जी उसके सर्टिफिकेट के मामले में तो आरोप लग रहा है, उसको बात कहाँ सच्चाई है, उसमें क्या कार्रवाई? स्मृति ईरानी के ऊपर भी इसी टाइप के आरोप लग रहे हैं। देखिए इस देश में कानून अपना काम करता है, कानून के सामने सब बराबर है। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी, जो कानून तोड़ेगा उसके लिए कानून अपना काम करेगा। आपकी सरकार देश हित की बात करती है जी, हम देश को जोड़ रहे हैं, देश को जोड़ने। कश्मीर में आपकी सरकार है, बदली समझौते की सरकार है, लेकिन कश्मीर में RSS के झंडे उड़ाए, पाकिस्तान की बुलंद के इसमें सरकार क्या कर रही है, क्या आगे कदम बढ़ा रही है? देखिए सरकार अपना काम नियम कायदे से करती है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नवनियुक्त मंडल प्रभारी का जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय गोरहट्टी पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा नवमनोनीत मंडल कांग्रेस प्रभारी गजराज सिंह विधायक का मुरादाबाद मंडल के सभी जिला, शहर व प्रदेश पदाधिकारियों ने उनके प्रथम बार मुरादाबाद आगमन पर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद एक सभा करके वक्ताओं ने कांग्रेस संगठन को और शक्ति प्रदान करने के लिए प्रभारी से मांग की। अपने संबोधन में मंडल प्रभारी गजराज सिंह ने कहा कि आज भाजपा व मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में पूरी तरह शामिल हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वाली मोदी सरकार अब बेनकाब हो चुकी है, जबकि भाजपा के सांसदों और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी इन मंत्रियों व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे पर प्रधानमंत्री से कार्रवाई करने की मांग की है। मंडल प्रभारी गजराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री तुरंत इन दागी मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करें, अन्यथा उन्हें खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सभा की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह ने की। सभा में मुख्य रूप से फूल कुंवर पूर्व विधायक, सतीश गौतम पूर्व विधायक आदि के साथ ही जिलाध्यक्ष बिजनौर दिलबाग सिंह, जिलाध्यक्ष रामपुर अमून शाह, शहर अध्यक्ष रामपुर आदि के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। 16-17 साल अपने दूसरी बार फिर जनरल सेक्रेटरी बना करके वो आप लोगों की जिम्मेदारी कीजिए। आप लोग सारे के सारे जितने जिला अध्यक्ष हैं, सब सारे महिला अध्यक्ष जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सारे के सारे एक अच्छे लोग हैं। अध्यक्ष जी, आपका मुरादाबाद आगमन हुआ है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी और कांग्रेस को लेकर क्या तैयारियां हैं? मुरादाबाद मंडल हमारा, जितने भी हमारे 5 जिले हैं, 5 शहर अध्यक्ष बड़े मजबूत लोग हैं, और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि गांव-गांव के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर, हर छोटे से छोटे घर के अंदर हमारा ये संगठन पहुँचे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई झोपड़ी ऐसी नहीं हुई जो हमारे निशान को न, हमारी पार्टी के निशान को ना जानती हो, हमारी पार्टी के नाम को ना जानती हो। हम अपने जो खोया हुआ हमारा पीछे का सिस्टम है उसको फिर से पुनः लौटाना चाहते हैं। जिस ढंग से हमारे अध्यक्ष लोग और शहर अध्यक्ष लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे प्रभारियों ने मेहनत की है, उसको हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि वो न्याय पंचायत स्तर पर भी, गांव स्तर पर भी, वार्ड स्तर पर भी कैसे मजबूत हो। आगामी चुनाव जो हमारा 2017 में होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम अपने सभी साथियों के साथ में मिल करके उसको एक ऐसा अंजाम देना चाहते हैं जो पीछे का रिकॉर्ड हमारा जो बहुत अच्छा नहीं रहा है, इस मंडल में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत करके आए, और हमारा प्रयास भी ये भी रहेगा हमारे ऊपर
के अपने नेताओं हैं कि हाई कमान से कि पहले टिकट हम भी अपने लोगों को दिलवाते हैं यहाँ, और वो टिकट के जो भी उम्मीदवार हैं उन सबके बारे में भी चयन प्रक्रिया सबको मालूमात है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी और निगाह मार करके बहुत जल्दी उसको पूरा करना चाहते हैं। कांग्रेस जो अपना अस्तित्व खो चुकी है उसे दोबारा पाने के लिए मुरादाबाद मंडल में किस तरीके की तैयारियां, इसके अलावा क्या विशेष रहेगा? जहाँ तक अस्तित्व होने की बात है, 10 साल अभी हमने राज किया है, और 1 साल पहले हमने भारत सरकार में जिस ढंग से हम लोग गए हैं वो बिल्कुल हथेली के ऊपर जो सरसों जमाने का कामकाज था, जो लोगों के ऊपर जो अपने छल कपट का काम किया गया है, लोग छलावे में आए, बहकावे में आए, और 1 साल के अंदर तमाम लोग उस बात को भूल गए हैं। जो धान का रेट हम 3000 से 4000 के बीच में देते थे, आज 12-13 रुपये में है। गेहूँ की बुरी हालत आपकी है, गन्ने का भुगतान हमें नहीं मिल पा रहा है। जो आपको सपने दिखाए थे कि बाहर से इतना पैसा ला देंगे, इतना काला धन है, इतना पीला धन है, ये 13-14 महीने में कितना पीला धन आ गया कि इतने लाख रुपए अपने हर इंसान को मिल जाएंगे, हर घर को मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने केवल अपनी सत्ता हासिल करने के लिए ये सब किया था, और लोग फिर से पूरे कांग्रेस की तरफ को देखना शुरू किया, और निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को उस तरफ बढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपनाना चाहिए, उनके बीच में जाए, उनकी बात अपने सुने और उसका समाधान करें, उनके दुख दर्द में खड़े हों। ये हमारा पहले से परंपरा रही है, आज से नहीं। इस मुल्क को आज़ाद कराने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा था, और तो निश्चित रूप से जब कोई पेड़ को लगाता तो फल भी जब उसके मिलते हैं तो निश्चित रूप से लोग उसे याद करते हैं साथ में। आज कांग्रेस का वो समय ऐसा नहीं है कि अपने जो जाति बिरादरी का जो सिलसिला रहा है, वो जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके हमारे तमाम साथी लोग इसमें लगे। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को अपना पूरी तरीके से अस्तित्व खो चुकी है, और उसे दोबारा लाने के लिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रणनीति बनाई गई हो, या फिर उत्तर प्रदेश में पहले से भी देखा जाए तो और पार्टियां हावी रही हैं कांग्रेस के अलावा। तो कांग्रेस को हावी करने के लिए इन और पार्टियों पर हावी करने के लिए और कोई विशेष रणनीति रहेगी? कोई पार्टी हम अपने संगठन को ही अपना मजबूत करना चाहते हैं। चुनाव भी 18-20 महीने बाद होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है कोई हिंदू मुसलमान पर वोट मांगता है। मैं भी अभी इस पर देख रहा था आपके व्हाट्सएप पर, ये झगड़ा करने के लिए एक पार्टी के अमुक लोगों ने जा करके जो अपने घिनौना काम किया, अभी मैं देख रहा था, और वो बात सामने आ गई भी भाजपा के लोगों ने ही वो सब सारा काम काज किया है, क्योंकि वो तो झगड़े बदाद में विश्वास रखते हैं, हिंदू मुसलमान में विश्वास रखते हैं, बाकी उनके पास कुछ है नहीं। जो योजनाएं हमारी भारत सरकार की थी, जो मनमोहन सिंह जी की जो योजनाएं थी, उन्हीं योजनाओं को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आगे कुछ नहीं। बालाजी महोत्सव के अंतिम दिन विशाल बालाजी भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। श्री राम भक्त बालाजी सेवा समिति रजिस्टर्ड मुरादाबाद के तत्वाधान में 3 दिन से चल रहे बालाजी महोत्सव का तीसरे दिन समापन कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए तथा बालाजी का प्रसाद ग्रहण करके धर्म लाभ कमाया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम के साथ श्री राम भक्त बालाजी सेवा समिति के द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया था। देखिए भैया, ऐसे आनंद नहीं आएगा। संख्या इतनी है लेकिन जयकारे में हम सब आपको बुलाते हैं, लेकिन आपको भी हमारा ख्याल करना है। तो उठाइए दोनों हाथ और मीठी ताली के साथ कह रहे हैं
जरा आप भी, जरा आप भी, जरा आप भी तो भर के पधारो। नहीं करते, बुजुर्ग कहते हैं, महंत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, उनके पड़ोसी के पड़ोसी की उन्हें बात नहीं करते। उठाएंगे जरा दोनों हाथ ऊपर, जो हाथ हो तो हाथ ऊपर ना करे, पड़ोसी पड़ोसी यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। बिलारी के ढकिया नरू गांव में एक शोभा यात्रा निकाली गई जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए अपने निर्धारित स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। बिलारी क्षेत्र के गांव ढकिया नरू में पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जिससे पूर्व मनोकामना धाम के संस्थापक जितेंद्र सिंह और मुन्ना चौधरी के आवास से कलश यात्रा निकाली गई, जो भजन संकीर्तन के साथ गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई मनोकामना धाम पर जाकर संपन्न हुई। वहां श्री दुर्गा के चरणों में कलश स्थापित किए गए। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ ही हवन यज्ञ संपूर्ण कराया गया। श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा सुविख्यात साहबी रेखा यादव के मुखारबिंद से की गई। इस दौरान पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा, जयपाल सिंह सिरोही, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी भारत सिंह, यशवीर सिंह, नेमपाल सिंह, भूरा सिंह, सोनू प्रजापति, संजीव सिंह, धर्मेश कुमार, जसवंत, हरपाल सिंह के अलावा कलश यात्रा में संतोष कुमारी, लीलावती, केलावती, विद्या, रेखा, बबली, अनीता, प्रेमवती, आशा, मुन्नी, नीलम, चंद्रवती, शशि, इंद्रवती, शिवदेवी, सुनीता, राकेश देवी, मंजू आदि महिलाएं मुख्य रूप से मौजूद थीं। पीछे आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ। हरे कृष्णा आ जाओ डॉक्टर, चले आओ। हरे कृष्णा पुरुषोत्तम मास जो लौन का महीना चल रहा है सनातन धर्म में, इस माह का बड़ा विशेष महत्व होता है। इसी को लेकर भगवान कृष्ण की आस्था में श्री मनोकामना धाम पर ग्राम पंचायत ढकिया नरू, ब्लॉक बिलारी, जिला मुरादाबाद में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है।
भागवत कथा शिकोहाबाद से प्रख्यात कथावाचक साध्वी रेखा जी के द्वारा कथा का गुणगान किया जाएगा। हम सभी भक्तजनों से अनुरोध करते हैं कि इस जो पवित्र ये महीना है इसमें बढ़ चढ़कर इस कथा में आने का की कृपया करें और धर्म लाभ उठाएं। बिलारी क्षेत्र के गांव सफीलपुर में मानव मंगल मिलन सद्भावना सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बिलारी क्षेत्र के अलावा दूर दराज से भी लोगों ने शिरकत की है। बिलारी क्षेत्र के गांव शफीलपुर में साकार विश्वहरि के समागम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए भक्तों ने अपनी व्यथाएं सुनाई और साकार विश्वहरि के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कमेटी अध्यक्ष मास्टर चैतन्य पाल सिंह ने कहा कि आज के युग में सिर्फ झूठ ही रह गया है, सच्चे इंसान को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल के युवा गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, वो नशे के आदी होते जा रहे हैं। कहा कि परमात्मा की शरण में आने से सब दुख दूर हो जाते हैं। कहा कि संसार में सब नश्वर है, अगर सच्चा है तो सिर्फ परमात्मा। कहा कि माता पिता की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची सेवा करना है। इस दौरान मास्टर चैतन्य पाल सिंह, सुरजन सिंह, नीलम, सुमित्रा, आरती, कमला आदि भक्त मुख्य रूप से उपस्थित थे। तो मैं वहाँ से आकर मैं बोली जहाँ करने से मैं देखिए तमाम खून देखा में से तुमने टून दोबारा टून बांध दो। संगत जी मैं जो आगे जो धोती धो गए उसमें सुबह डाल गई, मैं सांस जो बाइक टाइम आगे मैं जो बाहर के लिए ईश्वरी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो संगत प्रेम से बोला साकार ईश्वरी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो संगत बहन शशि देवी ग्राम महादेवपुर में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बहुत चाहता है कि कोई और अच्छी जगह कि हमारे भाई लोग चले जाएं, हमारे संत भक्त महापुरुष अच्छी जगह पर पहुंच जाए, सच्ची जगह पर पहुंच जाए। वो तो ये चाहता है जैसे हम चला रहे हैं उसी तरह से भेड़ बकरी कर। बिलारी नगर स्थित संत निरंकारी भवन पर सत्संग का आयोजन किया गया। शाहबाद रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर संत समागम का आयोजन किया गया। समागम में स्टेज से विचार रखते हुए परम पूज्य महात्मा श्री नेम सिंह जी ने कहा कि उन्होंने अपने विचारों के द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि प्रार्थना एक नाता है और भक्त के साथ ही भगवंत के बीच का महापुरुष इसे भक्त का अधिकार भी मानते हैं। ईश्वर समर्थ है, सब कुछ देने वाला है, अतः मांगने में क्या संकोच, हम प्रार्थना करते जाएं और ये सुने या ना सुने इसका ये अधिकार इसी को सौंपते जाएं। उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारे कर्मों के अनुरूप ही अपना निर्णय देकर इंसाफ करता है, तो फिर प्रार्थना से क्या लाभ। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिल जाता है, वैसे ही हम भुगतान करते हैं। किसी प्रकार की अपील अथवा दलील की गुंजाइश ही नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो कुछ हमें मिलना चाहिए हम पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी सुना जाता है कि प्रार्थना करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि हमारे हित में क्या होगा और हम क्या नहीं करें, और कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं मांग बैठे जो आगे चलकर हमारे लिए किसी कष्ट का कारण बन जाए अथवा समस्या बन सके। इससे बेहतर यही होगा कि हम चुप रहें। किसी प्रकार हो सकता है कि हम कुछ कम मांगते हों और ईश्वर हमें अधिक देने वाला हो, फिर क्यों न इसी प्रकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जाए। हम इस निराकार प्रभु परमात्मा के बच्चे हैं, हमें इसे अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताना तो होगा ही, फिर भी ये क्या देता है, कब देता है और कैसे देता है, ये निर्णय इसी पर छोड़ देना उचित होगा। संचालन जसवंत सिंह ने किया। इस दौरान पालाराम, अमित शर्मा, नेम सिंह, नवल किशोर आदि ने सहयोग किया। परमात्मा है, ना शासन जी मोमडन है, ना सिख है, ना शासन जी हिंदू है, तो शासन जी किसी ने नहीं माना। आज मानना है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस तरह से शासन जी चले गए
जब आए तो बात न मानी बड़े प्रतिष्ठित हैं। इस मैदान में कह दिया कह रहे अर्जुन जो तू मुझे आंखों से देख रहा है मैं तू नहीं तो अवसर करना जी। बाबा जी कृपा करें रहमत करें तो लग जाती है। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।